अभी हम किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन। ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है अगर हम उसके साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को मेंशन कर दे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर आपने दोनों बता दी तो समझ लीजिए किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी को और स्केलर क्वांटिटी को, ठीक है, अगर एक साथ लिख दें हम तो कैसे पहचानेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मान लो एक्सेलरेशन हुआ तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो। जैसे वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी के ऊपर लगा देते हैं एरो। जितनी भी, जैसे फोर्स हुआ, फोर्स के ऊपर लगा देते हैं एरो। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है हम उसके ऊपर एरो लगा देके शो करते हैं। और अगर मान लो स्पीड है, मान लीजिए स्पीड है, स्पीड को हम केवल v लिख देते हैं। अगर मैंने v के ऊपर एरो लगा दिया तो अब ये वाली चीज स्पीड नहीं रही, ये वाली चीज अब वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक। तो किसी भी वेक्टर के ऊपर एरो लगा के हम उसको स्केलर से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है, ग्राफिकल मेथड, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ की हेल्प से शो करना। अब ग्राफिकल मेथड के लिए मुझे एक प्लेन चाहिए होता है, ग्राफिकल मेथड के लिए मुझे प्लेन चाहिए होता है। प्लेन कैसा, जिसमें x और y एक्सिस हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लूंगा। मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ये, ठीक। इस ब्लॉक को एक आदमी खींच रहा है स्ट्रिंग की हेल्प से। इस ब्लॉक को एक आदमी स्ट्रिंग की हेल्प से खींच रहा है इस तरीके से। मान लीजिए कोई इस जगह, यहां पे इस जगह इस स्ट्रिंग को पकड़ के यूं खींच रहा है, मान लीजिए ऐसे। यूं। तो आप ये देखिए, अगर ये इस स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रहा है तो इस बॉडी पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब मान लो ये आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये आदमी फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितने का, 20 न्यूटन का। तो और ये जो एंगल है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए 30 डिग्री है। तो मैं इस फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं वेक्टर की फॉर्म में। कैसे, मैं एक ऐसा वेक्टर लूंगा, ऐसा कार्टेशियन प्लेन लूंगा, जो मतलब मैंने अपने माइंड में सोच लिया कि कार्टेशियन प्लेन है यहां पे, और मैं एक ऐसा वेक्टर बना दूंगा यूं, ठीक है। अब ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे होगा और इसकी लेंथ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक। और मैं इसके साथ एक स्केल लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो मैंने इस फोर्स को, जो ये इंसान इस स्ट्रिंग के थ्रू अप्लाई कर रहा है इस ब्लॉक पे, मैंने इस फोर्स को एक एरो की हेल्प से शो कर दिया और यहां पे एक स्केल लिख दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यानी कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रख लेता हूं यहां से लेके यहां तक की, तो 2 सेंटीमीटर का मीनिंग हो गया, 2 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन। यानी कि ये एरो 20 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी ओरिएंटेशन क्या है, इसकी ओरिएंटेशन अगर आप देखो तो ये मान लो एक्स एक्सिस है,
और ये वाई एक्सिस है, तो इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ही है। तो ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले फोर्स को, यानी कि F इज इक्वल टू 20 न्यूटन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ठीक इसी जगह पे एक आदमी यहां पे, मान लीजिए एक आदमी इस तरीके से इसको धकेल भी रहा है, यूं इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और मान लो ये लगा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना। मैन ए मान लो इसको, और इस मैन को मान लीजिए बी। तो एक्चुअल में ये वाला फोर्स, ये वाला जो वेक्टर है, ये एफ बी फोर्स रिप्रेजेंट करता है, और एरो लगा देंगे हम। इसको कैसे, इस वाले फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे इस वाले फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये लगा रहा है बी, एल जो लगा रहा है, इस फोर्स को मुझे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जी। और अगर ये 30 न्यूटन का, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। और स्केल कौन सा वाला है, यही वाला स्केल काम कर जाएगा। तो आप देखिए, अगर ये वाला फोर्स, और इस पे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज एफ ए एंड दिस फोर्स इज एफ बी। तो आप देखिए, मैंने एफ बी फोर्स को, जो बी लगा रहा है उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और जो ए लगा रहा है उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ठीक। अब मान लीजिए हम तीसरा फोर्स भी यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते, कैसे, मान लो कोई तीसरा वाला इंसान आया और यहां पे चढ़ के बैठ गया, इस पे बैठा हुआ। अगर ये इस पे बैठा तो इसको नीचे दबा रहा होगा, मान लो ये 60 न्यूटन से इसको प्रेस कर रहा है, ये इंसान सी जो है ये इसको 60 न्यूटन से प्रेस कर रहा है। अगर सी इसको 60 न्यूटन से प्रेस कर रहा है, तो एफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 न्यूटन। मुझे एक नए वाला एरो लेना पड़ेगा, इस तरीके से मैं उसको खींचूंगा यूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 60 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 न्यूटन। तो ये वाली लेंथ कितनी लिखनी पड़ेगी मुझे, 6 सेंटीमीटर। मैं 6 सेंटीमीटर का साइन एरो नीचे देख के तुरंत समझ जाऊंगा कि इस वाले ब्लॉक पे कोई एक फोर्स है एफ सी, जो कि 60 न्यूटन है, और इसको ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक। ये फोर्स का रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप चाहो तो एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं इसी चीज पे बेस्ड, ठीक है ना। वेलोसिटी, फोर्स ही कोई वेक्टर थोड़ी होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, हम वेलोसिटी की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक फील्ड है इस तरीके का, यूं एक फील्ड है, यहां पे एक प्लेग्राउंड है, ठीक है ना। इस प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, प्लेग्राउंड को ही मैंने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कुछ लोग हैं जो यहां पे रेसिंग कर रहे हैं, मान लीजिए एक ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये वाली लाइन बिल्कुल 45 के एंगल पे, यहां से 45 डिग्री के एंगल पे एक इंसान इस लाइन पे दौड़ रहा है, ये लो, एक इंसान इस लाइन पे दौड़ रहा है इस तरफ, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका नाम है ए। और मुझे बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। किस तरफ, एक्स एक्सिस से 45 के एंगल पे। तो इसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है, तो वी ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे इस तरीके से ये वाला एरो बना देंगे, और बोलेंगे स्केल लिखना पड़ेगा, 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ में कितनी रखूंगा, 5 सेंटीमीटर की लेंथ रखूंगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ ए। हम इसे देख के तुरंत समझ जाएंगे कि कोई इंसान ऐसा है जिसका नाम ए है, और ये इसकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है, तो 5 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो कोई इंसान ए है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से 45 के एंगल पे। अब मान लो कोई आदमी इस तरफ दौड़ रहा है, इस तरफ दौड़ रहा है कोई आदमी, ये इस तरफ दौड़ रहा है, मान लीजिए इसका नाम है बी, ये इस तरफ दौड़ रहा है
15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हुआ? 15 मीटर पर सेकेंड। किस तरफ? उस तरफ। तो इसकी वेलोसिटी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? यहां से इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी। इसको देख के हम खुद समझ जाएंगे इस तरफ। और इसकी जो लेंथ हो जाएगी, ठीक है, देखिए 2 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर। और ये वेलोसिटी ऑफ बी होगी। ठीक, तो बी की वेलोसिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए की वेलोसिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये। अब एक चीज और है, ये जो एरो है, ठीक है ना, ये जो एरो है इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये कैन बी शिफ्टेड, इनको आप शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आपने इस ए की वेलोसिटी को इस जगह दिखाया, आप चाहो तो यहां भी दिखा सकते हो ए की वेलोसिटी को, वी ए लिख दो, लेंथ कितनी ले लो 5 से, कहीं भी, बट कैन नॉट बी रोटेटेड। इनको रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट करने से क्या होगा? रोटेट करने से डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है ना, और हमको तो डायरेक्शन शो करनी है, इसलिए कैन नॉट बी रोटेटेड, कैन बी शिफ्टेड ओनली। ठीक, और इनकी लेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, लेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। लेंथ नहीं बदलेंगे, लेंथ बदलने से मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, इसलिए हम किसी भी एरो का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकते, डायरेक्शन नहीं बदल सकते, इससे रोटेशन अलाउड नहीं है और लेंथ में चेंज अलाउड नहीं है, बट शिफ्टिंग कैन बी पॉसिबल। आप एक जगह के बजाय इसको दूसरी जगह भी शो कर सकते हो। ठीक, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद कुछ फैक्ट्स हैं वेक्टर्स के बारे में जो मुझे आपको और बताने हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज स्केलर एंड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई भी वेक्टर है और मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, केवल मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, मान लो कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, तो मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो 10 की बात करूंगा, ओनली 10, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई फोर्स है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन -x डायरेक्शन। मान लो कोई -x डायरेक्शन में फोर्स 10 न्यूटन का, तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, -x में ऐसे हो गया। तो इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो दिस क्वांटिटी इज, ओनली दिस क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड। ये क्वांटिटी बस ये है, तो मैग्नीट्यूड यहां पे 10 है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू -10 न्यूटन। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ऐसे लिखने का मतलब क्या होगा कि 10 न्यूटन का फोर्स है और -x डायरेक्शन में है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। या एरो पे लिख दो आप इसको 10 न्यूटन, ठीक है ना। -10 लिखने से आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है। -10 इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन लिखोगे तो -10 लिखना पड़ेगा, इन -x लिखोगे तो 10 लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड इज ओनली दिस क्वांटिटी, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव ही होती है। जैसे मास हुआ, नेगेटिव मास तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। स्पीड हुई, जिस तरफ भी जाएगा स्पीड की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगी। प्रेशर होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव प्रेशर का कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर का, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसको ऑलवेज हम पॉजिटिव ही शो करते हैं। अब इसके बाद, इस पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ वेक्टर्स के टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर्स।
टाइप ऑफ वेक्टर्स मीनिंग कि किस टाइप से किस तरीके से वेक्टर के नाम होते हैं। टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर्स देखिए क्या होती है। ठीक, कुछ नाम है वेक्टर्स के, जैसे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? मान लीजिए एक ऐसे वेक्टर है 10 न्यूटन का, इसी के साथ साथ एक दूसरा वेक्टर ले लो ऐसे 6 न्यूटन का, दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्स में है। मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है, तो F1 एंड F2 बोथ आर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो दोनों के दोनों कैसे वेक्टर होंगे? पैरेलल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है ना, इस ब्लॉक को दो आदमी खींच रहे हैं, इस ब्लॉक को दो लोग पकड़ के खींच रहे हैं। मान लो एक तो ये खींच रहा है यहां पे, एक यहां पे खींच रहा है, इस तरीके से। ये तो मान लीजिए 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दोनों इस ब्लॉक को सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो ये वाला फोर्स जो होगा ये F1 होगा और ये क्या होगा? F2। तो F1 और F2 यहां पे क्या हुए? पैरेलल वेक्टर्स, ठीक, जो एक दूसरे सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन। तो जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी चीज से नई वाली टर्म होती है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, मान लीजिए इसी तरफ एक कोई इस तरफ फोर्स लगाने लग गया, यहां पे इसी वेक्टर, इसी ब्लॉक को कोई इस तरफ खींच रहा है यूं, पकड़ के, और ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इसका नाम है 3, ठीक है। तो यहां पे जो F3 है, अगर F3 को मैं रिप्रेजेंट करने लगूं तो F3 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा यूं, ठीक है, और F3 की वैल्यू कितनी होगी? 20 न्यूटन। अब F3 जो है, जो F3 है, अगर मैं यहां पे F2 ड्रॉ करूं तो F2 क्या होगा? F2 इस तरफ होगा, कितना? 10 न्यूटन। तो यहां पे F2 एंड F3 आर एंटी पैरेलल, ये लोग एंटी पैरेलल है। F2 और F3 एंटी पैरेलल है। इसका मीनिंग क्या हुआ? एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं बट डायरेक्शन शुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी सेम। ठीक है, अब आप ये देखो, पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ? नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वेक्टर का मतलब हुआ पहले कोई पॉजिटिव वेक्टर तो हो, उसके अपोजिट। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक। अब इसी के बराबर नेगेटिव ए का मीनिंग क्या होगा? नेगेटिव ए वेक्टर कैसे होगा? अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन,
सेम इन मैग्नीट्यूड। ठीक, तो अगर मैं ऐसा वेक्टर खींचूं, ये वेक्टर हो जाएगा -a, ठीक है ना। इसकी लेंथ अगर ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, पर डायरेक्शन एकदम अपोजिट होगी। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर इस तरीके से बनाते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट कर देते हैं और सेम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर ऑफ सम वेक्टर। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। ओके, नेगेटिव वेक्टर के बाद होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स बहुत ही सिंपल पॉइंट हुआ, मतलब दो इक्वल वेक्टर ए एंड बी, जो कि लेंथ में यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम, दोनों के दोनों अगर सेम हो तो इनको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ब्लॉक को दो लोग खींच रहे हैं यहां से, ठीक है, और दोनों के दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं, F1 एंड F2, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है और ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि दोनों वेक्टर बिल्कुल इक्वल है। ये FA है और ये FB है, दोनों के दोनों वेक्टर सेम है। ऐसा नहीं है कि FA के नीचे ही FB को बनाना जरूरी है, आप चाहो तो FA को यहां बना सकते हो और FB को आप यहां भी बना सकते हो, पर मैग्नीट्यूड में लेंथ जो है और डायरेक्शन, इन दोनों में ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। तो ये 4 टाइप के मैंने आपको वेक्टर बताए। वेक्टर के और भी बहुत टाइप है, पर हमें फिजिक्स में मेनली इन 4 की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब आप एक चीज और देखो, अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स सेम अमाउंट सेम मैग्नीट्यूड के हो जाए तो वो नेगेटिव हो जाते हैं एक दूसरे के। सपोज करो ये F3 और F2 सेम मैग्नीट्यूड के होते और एक दूसरे के अपोजिट होते, तो F3 F2 का नेगेटिव वेक्टर होता। ठीक है, अब ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया इसको आप बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन के बाद हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे अब। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, उन्हीं में से एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो हम अब वेक्टर एडिशन सीखते हैं। वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, ठीक है ना। देखिए, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको ऐड करने के लिए रूल्स अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड को तो हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को कैसे ऐड करेंगे? इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलके अपना एक अलग एल्जेब्रा बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि वेक्टर्स को ऐड करने का अपना अलग मैथमेटिक्स है, जिसको वेक्टर एल्जेब्रा के थ्रू हम स्टडी करते हैं। तो उसी में से निकाल के कुछ रूल्स हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि हमारा फिजिक्स में जो वेक्टर्स से पर्पज है वो सॉल्व हो जाए। ठीक, हमें पूरा वेक्टर एल्जेब्रा नहीं पढ़ना है, हमें बस इतनी वेक्टर पढ़ना है कि हमारा इससे काम चल जाए, हमारा फिजिक्स में टूल्स इनफ कलेक्ट हो जाए हमारे पास। देखिए, अब वेक्टर एडिशन के 3 रूल्स हैं। पहला, ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड, 2 वेक्टर्स को ऐड करने का ट्राइंगल मेथड। ठीक, 4 2 वेक्टर्स, ठीक है ना। अगर 2 वेक्टर को ऐड करने तो ट्राइंगल मेथड यूज करते हैं। ठीक, सेकंड इज पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड, दिस इज फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स। जब 2 से ज्यादा वेक्टर होते हैं पॉलीगन मेथड यूज करते हैं। थर्ड इज पैरेललोग्राम मेथड। थर्ड इज पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। ये
ट्राइंगल रूल का ही एक अल्टरनेट है ये, फिर से मतलब इट्स alternate method for addition of two vectors। दो वेक्टर के एडिशन का ये एक ऑल्टरनेट मेथड है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल मेथड देखते हैं, किस तरीके से ट्राइंगल मेथड के थ्रू हम दो वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल मेथड की हेल्प से हम दो वेक्टर्स को ऐड करना अभी सीखेंगे। ठीक है, हम यहां पे एग्जैक्टली सेम वेक्टर लेते हैं, फोर्स वाला, जो अभी हमने मोर देन 2, 3 फोर्स लिए थे अभी एक सिस्टम पे। ठीक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ट्राइंगल मेथड मैं इस एग्जांपल के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, या पहले मैं आपको ट्राइंगल मेथड एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर एक एग्जांपल लेंगे हम। ठीक, देखिए मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है बी। ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी। डेफिनेटली ए वेक्टर बड़ा है और बी छोटा है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है ना, मुझे फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। ठीक है ना, मान लो ए और बी को ऐड करके आता है रिजल्टेंट आर, तो मुझे आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है और जो सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे ए है तो ए की टेल तो ये हुई और हेड ये हुआ। मेरे को टेल और हेड पहचानना बहुत जरूरी है। ये टेल हुई, ये हेड हुआ एरो का, फिर यहां पे बी की ये टेल हुई और उसका हेड ये हुआ। ठीक, एक पॉइंट लेते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ पहले उसकी टेल से लेके हेड तक उसको एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया वेक्टर ए। ठीक, फिर सेकंड नंबर पे क्या है बी को इसका पहले वाले की जो हेड है वहीं पे दूसरे वाले की टेल से स्टार्टिंग कर देते हैं और बिल्कुल इसी के पैरेलल दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, इस पॉइंट से। ये आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक है ना, ये आपका वेक्टर बी हो गया। अब इसकी टेल ये हुई और हेड ये हुआ। अब पहले वाले की टेल और दूसरे वाले का हेड, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये टेल टू हेड। अब ये वाला, यही है वेक्टर आर, यानी कि यही है वेक्टर ए प्लस बी। ठीक, ये वेक्टर ए प्लस बी हुआ, यानी कि हमारे ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आया वो कैसा आया, वो ये रहा वेक्टर। दिस इज वेक्टर आर एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमने आर वेक्टर फाइंड आउट कर लिया यहां पे इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, किस तरीके से ये इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, देखिए ओके, एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है। ठीक, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जी। ठीक, इसको दो लोग खींच रहे हैं, एक तो यहां से इस तरीके से खींच रहा है, कोई इसको पकड़ के यहां पे, मान लीजिए यहां पे है, और एक स्ट्रिंग की हेल्प से ऐसे पकड़ के खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, और इसका नाम है ए। ठीक, एक यहां पे है इस जगह, जो इसको धकेल रहा है इसका नाम है बी, और ये कितना फोर्स से धकेल रहा है, 20 न्यूटन से। ठीक, तो देखना है कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितना होगा और किस तरफ होगा। यानी कि अगर मैं वेक्टर ए का वेक्टर ड्रॉ करूं तो ए का वेक्टर होगा ये वाला, ये होगा वेक्टर ए जो कि ए का लगाया हुआ है। इसको आप एफ ए भी बोल सकते हो, इसको आप बेटर होगा एफ ए बोलिए। ठीक है,
ये पहला वेक्टर है। दूसरा, इसका वेक्टर 20 न्यूटन, मुझे दूसरा वेक्टर यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये होगा वेक्टर FB जो कि 20 न्यूटन है, और ये होगा वेक्टर A जो कि 10 न्यूटन है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करके बताना है, क्योंकि क्या पूछा है मुझसे नेट फोर्स पूछा है। एक्चुअल में मुझसे पूछा गया F, और F क्या होगा? F होगा FA प्लस FB, ये होगा। तो मुझे ये दोनों ऐड करके देने पड़ेंगे। अब देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे ये हुआ, सेकंड पे ये हुआ। फर्स्ट पोजीशन वाले को एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए यहां पे, इस तरीके से, यहां से, ठीक है। ये आपका FA हुआ, और फिर इसकी टेल ये, हेड ये, इसके हेड से दूसरे वाले की टेल को स्टार्ट कर दो एज इट इज। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला आपका वेक्टर है, ये आपका FB वेक्टर हुआ। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? इसका हेड तो ये हुआ और इसकी टेल ये हुई। पुराने वाले की टेल और नए वाले का हेड, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका वेक्टर हो जाएगा FA प्लस FB, ठीक। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि नेट फोर्स वाला वेक्टर आपका क्या हुआ? ये वाला। इस तरीके से ट्राइंगल मेथड यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था ट्राइंगल मेथड वाला। अब नेक्स्ट वाले मेथड पे आ जाते हैं, पॉलीगन मेथड, ठीक है। पॉलीगन मेथड में क्या होगा ये देखिए। पॉलीगन मेथड कितना है? फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, इसके लिए यूज होता है। मान लीजिए हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर है। मान लीजिए एक वेक्टर A तो ये है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा वेक्टर B ये है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा वेक्टर मान लीजिए C ये है हमारे पास। इन 3 वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, ठीक है ना। एक और ले लीजिए, आप चाहो तो एक और ले सकते हैं हम, पर कोई बात नहीं, पहले इन 3 को ऐड करते थे फिर लेते हैं हम। इसके लिए क्या होता है, मुझे चाहिए रिजल्टेंट R, और R क्या वेक्टर है? R वेक्टर है A प्लस B प्लस C। वो कहता है कि तीनों को ऐड करके बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो मुझे पहले A लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पोजीशन पे ये है A, सेकंड पे ये, और थर्ड पे ये। जो फर्स्ट पोजीशन वाला पहले उसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन वाले को मैं एज इट इज ड्रॉ करूंगा, ये रहा A, ये इसकी टेल और ये इसका हेड। फर्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड नंबर पे है उसको बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करिए, जहां पे इसका हेड है वहीं से उसकी टेल को स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका B वेक्टर हुआ, क्योंकि ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। अब जो थर्ड नंबर पे, अब उसको पकड़िए, जहां पे उसका हेड है थर्ड वाले की टेल को वहां से स्टार्ट करिए, और ये इस तरीके से आ जाएगा। ये कौन सा हुआ? आपका वेक्टर C हुआ। अब पहले वाले की टेल और फाइनल वाले का हेड जो है उसको एडजॉइन कर दीजिए आप ऐसे करके, ये आपका R वेक्टर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। ये आपका R वेक्टर आ जाएगा। अगर आप देखो तो इसी में, यहीं इसी जगह आपको ये वेक्टर भी मिल रहा है। दिस इज योर A प्लस B, ठीक है। अब A प्लस B में आपने क्या ऐड कर दिया? C, तो आपको मिल जाएगा R, और यहां पे R क्या हो जाएगा आपका? A प्लस B प्लस C। ये आपका पॉलीगन मेथड था। आप जितने चाहे जितने वेक्टर हो आप इसी की हेल्प से जोड़ लीजिए। मान लीजिए एक वेक्टर आपको D भी दे देता है, ये इस तरफ का D वेक्टर दे देता है, और बोलता है कि A प्लस B प्लस D बताइए कितना होगा। मान लीजिए ये वेक्टर है M, ये नया एग्जाम्पल पूछा है। तो A ड्रॉ करिए, कैसे? ये रहा A ड्रॉ करिए ऐसे, उसके बाद B को ड्रॉ करिए यूं, और B के बाद D को ड्रॉ करिए सीधे, ये वाला D हुआ, ये वाला, ये रहा D। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, और ये वेक्टर D। अब A प्लस B प्लस D क्या हो जाएगा? इन सब का रिजल्टेंट। इन सब का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? यहां से जिसकी टेल और फाइनल वाले का हेड, इन दोनों को मिला दीजिए आप, ये आपका M वेक्टर आ जाएगा। और M वेक्टर क्या होगा? A प्लस B प्लस D। ये आपका M वेक्टर आ गया, ठीक है। इस तरीके से पॉलीगन मेथड है फॉर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स। इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।